है उसमें, सिंहनाद गुगुल जो है जब जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द है तो उसमें, पूरे शरीर में दर्द है तो फिर जो है उसमें योगराज गुगुली, थोड़ा थोड़ा पूरे शरीर में दर्द, संधियों में विशेष रूप से दर्द है तो जो है पूरे शरीरगत वात है, पूरा स्नायुगत वात है, संधिगत वात है, अस्थिगत वात है, अस्थिगत वात है, पूरे शरीर के ही सारे जोड़ दुखते हैं, पूरा ही शरीर दुखता है तो योगराज। संधियों में विशेष रूप से, जैसे हाथों पैरों की गांठों में ही दर्द है, बस यहां दर्द है, यहां दर्द है तो योग सिंहनाद। फिर जो है वो दर्द जो है वो स्नायुगत हो गया है, माने आपके नीचे कमर से चल करके और नीचे पैर की एड़ी तक आया दर्द, तो स्नायुगत वात है साथ में, माने संधिगत वात, मैंने अस्थिगत वात बताया तो योगराज गुगुल, सिंहनाद गुगुल। लेकिन वो यदि स्नायुगत भी वात है, नाड़ीगत वात है, स्नायुगत और नाड़ीगत वात में त्रयोदशांग गुगुल आपको देना है। अब जैसे यहां से गर्दन से दर्द चलता है, पूरे हाथ में आ जाता है, कमर से दर्द चलता है और एड़ी तक आ जाता है, तो फिर उस समय आपको योगराज गुगुल, सिंहनाद गुगुल, कैशोर गुगुल, गोक्षरादि गुगुल देने की आवश्यकता नहीं है। उस समय क्या देंगे? त्रयोदशांग गुगुल देंगे। तो ये फर्क पता लगा कि कौन सा गुगुल किस अवस्था में प्रयोग में लाना है। अब ये फर्क आपको 10-15 साल की चिकित्सा करेंगे तब जाकर के पता लगेगा, और वो भी 10-20 साल में भी उसको पता लगेगा जो बहुत संवेदनशील है। ये आपको मैंने फर्क बता दिया। तो चंद्र प्रभावटी सभी प्रकार के वात रोगों में प्रयोग करना है। गूगल अलग अलग प्रकार से मैंने बता दिए। फिर दर्दों के साथ शोथ है तो पुनर्नवादी मंडूर का भी प्रयोग करना। पुनर्नवादी मंडूर शोथ के लिए, पुनर्नवादी मंडूर जो है ये फैटी लीवर के लिए, और जिनको भी किसी भी प्रकार का इंडाइजेशन रहता है, एलोपैथी के डॉक्टर्स यूज करते हैं पुनर्नवादी मंडूर। मेरे को कितने डॉक्टर्स ने बताया, बोले बाबा जी हमारे पास जो पुराने पेट के रोगी हैं, खास करके जिनको पुरानी क्रोनिक कोई भी लीवर की प्रॉब्लम है, उनको हम देते हैं। अब जैसे हेपेटाइटिस है, वो क्या है? यकृत शोथी तो है, तो उसमें भी जो है पुनर्नवादी मंडूर, आरोग्यवर्धिनी वटी और उद्रामृत हम दे देते हैं। उद्रामृत ये तो पेट के लिए है ही, माने इसमें लीवर, आंत और आमा से सभी का फायदा होता है उद्रामृत से। और आरोग्यवर्धिनी वटी, क्योंकि कुटकी जो है वो पेट के लिए सबसे अच्छी औषधि होती है, और कुटकी की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? आरोग्यवर्धिनी में। ऐसे कुटकी एक चुटकी भर ले लें, 1 ग्राम कुटकी का भी प्रयोग करते रहें तो अर्थराइटिस दूर हो जाती है, जो है पेट की बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो उसमें फिर सरकल्पात देते हैं, श्योनाक का भी देते हैं, वो आगे बताएंगे। तो अभी मैं आपको बता रहा था पुनर्नवादी मंडूर। अब रस रसायन पर आते हैं। रस रसायनों में महावात विध्वंसन रस, एकांग वीर रस, बृहतवात चिंतामणि, रसराज रस, योगेंद्र रस, फिर प्रवाल पिष्टि, मोती पिष्टि, मुक्ता शुक्ति। अब इनका मैं अलग अलग बताता हूं। महावात विध्वंसन रस जितने भी पुराने आर्थराइटिस के पेशेंट हैं उन सबको लाभ करता है, और किसी की नाजुक प्रकृति है तो महीने में 5 ग्राम, और मध्यम बल है या अत्यंत बलवान है तो 10 ग्राम तक देना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। माने किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, शरीर बहुत कमजोर है तो 5 ग्राम, और शरीर एसिडिटी आदि नहीं है, मध्यम बल है तो 10 ग्राम। अब इसमें भी जैसे एक तो हो गया संधिवात हो, अस्थिगत वात हो, कैसा भी वात हो उसमें। अब इसमें भी त्रयोदशांग गुगुल की तरह एकांग वीर रस जब स्नायुगत वात होता है, नाड़ीगत वात होता है, तब एकांग वीर रस। अब कई बार दोनों साथ साथ देने पड़ते हैं
कि संधिगत वात भी है, अस्थिगत वात भी है, स्नायुगत वात भी है, नाड़ीगत वात है, पता लग जाता है, सिम्टम से ही पता लगता है, लाक्षणिक लक्षण जो है जो होते हैं तो लक्षणों से पता लग जाता है, निदान से पता लग जाता है, पूछ लेते हैं, कुछ टेस्टों में आ जाता है। सारी चीजें टेस्टों में नहीं आती हैं, टेस्टों में तो अभी इतना ही आता है कि भाई इसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आर ए फैक्टर पॉजिटिव है, एएसओ पॉजिटिव है, एएसओ पॉजिटिव है, आर ए फैक्टर जो है बढ़ा हुआ है और यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है, तो आप दोनों दे दो। सारी चीजें जब पॉजिटिव हैं तो 5 ग्राम महावात, 5 ग्राम एकांग वीर रस दोनों दे दिए, तो दोनों का फर्क पता लग गया ना। जब स्नायुगत और नाड़ीगत वात हो, या फिर जैसे वो भी स्नायुगत और नाड़ीगत वात ही होता है, जब पैरालिसिस होता है तब भी देते हैं एकांग वीर रस, तब महावात विध्वंसन नहीं देते, क्योंकि जब पैरालिसिस हुआ है या शटिक आदि पेन है तो वो जो है नाड़ीगत स्नायुगत वात ज्यादा है उसको। अच्छा, दर्द कब होता है? दर्द एक तो शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ गए, और टॉक्सिन्स की बढ़े हुए की स्थिति का कैसे पता लगता है? ईएसआर तो कोई भी शरीर में खाली वात रोगों में नहीं, ईएसआर वात रोगों में भी बढ़ता है, लेकिन शरीर में कफ भी किसी को किसी भी प्रकार का इंफेक्शन हो गया हो तो ईएसआर बढ़ जाएगा। तो ईएसआर तो खाली अर्थराइटिस का लक्षण नहीं है, वो तो किसी भी शरीर में इंफेक्शन कोई बढ़ गया उसको उसकी प्रतीति कराता है, उसका सिम्टम है, उसका लक्षण, उसका निदान है कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार का जो है इंफेक्शन बॉडी में बढ़ेगा तो ईएसआर बढ़ जाएगा। तो ईएसआर अर्थराइटिस में भी बढ़ता है, अस्थमा में भी बढ़ता है, और किसी भी प्रकार का और भी इंफेक्शन हो शरीर में तो बढ़ जाता है। खैर, तो यूरिक एसिड बढ़ता है, ज्यादा दर्द होते हैं ना तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो एक कदम भी यदि किसी का 8-9 हो जाए तो एक कदम भी नहीं चला जाता, यह हालत हो जाती है। और ऐसे हालत में जैसे मैंने बताया ना, 5 औषधियों में से जितने भी 3 या 5 जो भी मिले, घृत कुमारी, पारिजात, निर्गुंडी, गिलोय और पिडांतक, ये क्वाथ पिलाएं, एकदम से यूरिक एसिड डाउन चला जाता है, एकदम से। गिलोय का सेवन अभी तक केवल ज्वरनाशक औषधि के तौर पर ज्यादा करते थे लोग। गिलोय का सेवन थोड़ा शरीर के शोधन के तौर पर भी किया जाता था आयुर्वेद में कहीं कहीं, लेकिन गिलोय का सेवन अर्थराइटिस के लिए आयुर्वेद में ऐसे विशेष रूप से उल्लेख भी नहीं और कोई वैद्य नहीं करता था। यह हमें अपने अनुभव से पता लगा। ऐसे सैकड़ों रोगी जिनको किसी भी वातनाशक औषधि से फायदा नहीं हो रहा था, हमने खाली गिलोय पिलाया और उससे रोमेटॉइड अर्थराइटिस ठीक हो गया, आरए फैक्टर नेगेटिव आ गया। अब आरए फैक्टर कितना होता है तो नेगेटिव होता है, कितना होता है तो पॉजिटिव होता है। आरए फैक्टर 20 से नीचे होता है, 10, 12, 15, तो उसको नेगेटिव मानते हैं, और ऊपर 30, 40, 50 से लेकर के मैंने लोगों का 200 से लेकर के 500 तक देखा है, 500 तक बढ़ जाता है, 500 तक पहुंच जाता है आरए फैक्टर, और वो 500 से नीचे 20 से डाउन चला जाता है, नेगेटिव आ जाता है। एलोपैथी में एक भी औषधि नहीं जो आरए फैक्टर को नेगेटिव ले आए। ये है आयुर्वेद का लाभ। जैसे हम कहते हैं ना बीमारियों को क्योर करते हैं, तो बीमारियों को क्योर करना क्या है, चलो इस क्योर शब्द को ले लेते हैं। ये अभी अर्थराइटिस बताएंगे, एक बीमारी के साथ पूरा शरीर विज्ञान, पूरा औषध विज्ञान, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बहुत कुछ पढ़ाते हैं आपको। आरए फैक्टर नेगेटिव आ जाता है, यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाता है, ईएसओ पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाता है, ईएसआर नॉर्मल आ जाता है। ये एक साथ ही बढ़ते हैं, ईएसआर भी एक साथ बढ़ता है, आरए फैक्टर भी बढ़ता है, यूरिक एसिड भी बढ़ता है। किसी किसी को यूरिक एसिड नॉर्मल होता है एकदम, और आरए फैक्टर 500 तक पहुंच जाता है, और आपको इस स्थिति में हाथ टेढ़े मेढ़े तक हो जाते हैं। उनको प्राणायाम कराना अत्यंत आवश्यक है। आधा घंटा से लेकर के जब हाथ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तो 1 घंटा कराते हैं, और 6 महीने से लेकर के, मैं कहता हूं ना प्राणायाम का और औषधियों का लाभ एक दिन में तो लाभ शुरू हो जाता है,
3 दिन में सामान्य। 9 महीने, जब किसी को बहुत ज्यादा अर्थराइटिस होता है, आप बोले देखो जो आपको करीब 9 महीने आपको औषधि करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि 9 महीने में पूरे शरीर का ढांचा तैयार होता है। जब उसके पूरे शरीर में अर्थराइटिस घुस गया है एक एक सेल में, अर्थराइटिस में क्या होता है ये तो बताए लक्षण, ये कारण क्या होता है, ये तो लक्षण है ना, आर फैक्टर बढ़ गया, ये एसओ बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, ESR आदि बढ़ गया। ये बढ़ते क्यों हैं? ऑस्टोब्लास्ट सेल्स, ऑस्टोब्लास्ट सेल्स उसको बोलते हैं जो नए सेल्स बनाते हैं। पुराने हड्डियों के सेल्स को बोलते हैं ऑस्टोक्लास्ट सेल्स। ऑस्टोब्लास्ट ऑस्टोक्लास्ट सेल्स का इंबैलेंस होने से हड्डियों का मेटाबॉलिज्म बॉडी में हर लेवल पर चल रहा है, एक एक सेल से लेकर के पूरे सिस्टम में, ब्रेन में भी, हार्ट में भी, लीवर में भी, किडनी में भी, ब्लड में भी, बोन्स में भी, स्किन में भी। स्किन में भी कब ये मेटाबॉलिज्म है? एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म स्किन में भी, मेटाबॉलिज्म बॉडी में भी। अब कहते हैं ना मोटापा बढ़ गया, मेटाबॉलिज्म इसका बॉडी का वीक पड़ गया। तो जो शरीर में खा रहे हैं जितना आवश्यक है उतना शरीर में जो है फैट आदि रहना चाहिए, बाकी सब निकल जाना चाहिए। तो बॉडी एक्सेस रूप में फैट को जो है डिपॉजिट करने लगती है। तो कहते हैं मेटाबॉलिज्म इसका वीक हो गया है, पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म। जैसे आपके जो स्किन जो है गड़बड़ होने लगती है, जब जल्दी जल्दी चमड़ी उधड़ने लगे तो क्या है, उसको बोलते हैं सोराइसिस हो गया। तो ये स्किन का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया। तो बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, 10% हमारे हड्डियों की कोशिकाएं पुरानी खत्म होती रहती हैं, नई बनती रहती हैं। करीब 3 से 6 महीने के अंदर चमड़ी पुरानी उधड़ जाती है, नई आ जाती है। इतनी धीरे स्लो प्रोसेस से आती है, इसलिए मैं कहता हूं रगड़ रगड़ के ना हो। तो ये स्क्रब लगाने की जरूरत क्या है? पुराने हड्डियों, पुराने जो स्किन सेल हैं जब रगड़ करके नहाते हैं तो अपने आप निकल जाते हैं, नए आते रहते हैं। कहते हैं सांप केचुली छोड़ता है। अरे सांप केचुली नहीं, आदमी भी अपने केचुली छोड़ता है। ये तो सांप को तो हमने वो तो एक साथ छोड़ता है, उसको कोई स्नान आदि थोड़ी कराता है। तो वो तो अपना एक साथ छोड़ देता है और उसके नीचे नहीं आ जाती है तो ऊपर वाली चमड़ी हट जाती है उसकी। हम भी केचुली छोड़ते रहते हैं। कुछ ज्यादा केचुली छोड़ने लगे तो फिर सोराइसिस हो जाता है। ज्यादा केचुली छोड़ने लग गए, चमड़ी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया तो क्या हो गया? सोराइसिस। अब उसको ठीक कैसे करना? मैंने बोला था सारी बीमारियां कहां से होती है? पेट से, लीवर से, सारे स्किन डिजीज। और सारे स्किन डिजीज ही नहीं, सारी हड्डियों की बीमारी किससे होती है? लीवर से। अब कहते हैं इसमें किसकी कमी आ गई? कैल्शियम की कमी आ गई, प्रोटीन्स की कमी आ गई। दर्द 2 जगह होता है, एक तो मसल्स में पेन होता है। मसल्स में पेन तब होता है जब आपके जो है प्रोटीन्स पूरे बॉडी को नहीं मिलते। हड्डियों में कब होता है? जब ऑस्टोब्लास्ट ऑस्टोक्लास्ट बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन गड़बड़ हो जाता है। 10% मैंने कहा बोन मास हमेशा। हाँ, मैंने आपके पुराने मसल्स, पुराने आपके जो है स्किन सेल्स, ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कभी परिवर्तित नहीं होते। कुछ सेल्स जैसे ब्रेन सेल्स परिवर्तित होते रहेंगे तो आदमी की मेमोरी गड़बड़ हो जाएगी। तो ब्रेन सेल वो नहीं होते, चेंज नहीं होते हैं। ऐसे हड्डियों के जो कुछ जो जैसे हड्डी के जो ऊपर वाले सेल है ना, ये चेंज नहीं होते, वो तो रहते ही हैं। अंदर के जो है ना वो चेंज होते रहते हैं। बोन, अंदर का बोन मास, बोन मेरो, ये चेंज होता रहता है। और इतना जल्दी होता है कि मैंने कहा 10% तो रोज चेंज होता है, हर रोज इतना फास्ट चेंज होता है। इसलिए थोड़े थोड़े कैल्शियम की रोज जरूरत करते हैं। 1.5 ग्राम कैल्शियम रोज मिलना चाहिए, इतना आयरन रोज मिलना चाहिए। तो अब सबसे ज्यादा फास्ट क्या चीज चेंज होती है बॉडी के अंदर? व्हाइट ब्लड सेल, WBC। ये शरीर की फौज है। जैसे फौज हमारी हमेशा बुढ़ी रहती है कि जवान,
फौज जवान ही रहेगी, बुढ़े कहां लड़ेंगे सीमाओं के ऊपर। तो हमारी शरीर की फौज क्या है? जवान रहनी चाहिए। और वो क्या है? व्हाइट ब्लड सेल, WBC। वो कितनी देर में चेंज हो जाते हैं? 24 घंटे में। 24 घंटे में चेंज हो जाते हैं। अब इसको बोलते हैं, देखो, जो हमारी जानकारी के बिना जो काम शरीर में ना हो उसको बोलते हैं वॉलेंट्री सिस्टम। और जो हमारी जानकारी के बिना शरीर में काम हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमिक। ऑटोमेटिक हो रहा है सब, ऑटोनॉमिक सिस्टम है, अपने आप चेंज हो रहे हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स आदमी के बस में हो तो आदमी तो इतना बावड़ा है, अरे बोलो मत हो। भाई तेरे कारण से यदि शरीर चले तो आदमी पता नहीं क्या उथल पुथल करवा दिया अपने अंदर ही। तो भगवान ने कुछ सिस्टम एकदम ऑटोमेटिक कर रखा है। तो 99% शरीर में चीजें ऑटोमेटिक चल रही हैं। हमारा ब्रेन, हमारी आईज, हमारी नाक से सूंघना, कान से सुनना, आंख से देखना, दिमाग से सोचना, फिर हार्ट का इनर फंक्शन, लिवर किडनी का अंदर का फंक्शन, फिर चमड़ी का, हड्डियों का। खैर, तो मैं आपसे बात कर रहा था, ये बॉडी का मेटाबॉलिज्म, खास करके अर्थराइटिस में जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का, ये कंट्रोल होता है प्राणायाम से, हड्डियों का मेटाबॉलिज्म। और वही वो लीवर से। अब कोई कहे, अब जैसे आपको गांव की कोई बुढ़ी आ जाए, बेटा आपको बोले कि बेटे मेरे गोडों में दर्द है, मेरी दवाई दे दे, तो आप उसको दवाई तो दे दोगे कि ठीक है माता जी, ये चंद्र प्रभावटी लेकर के जाओ, ये योगराज गूगल लेकर के जाओ, और ये वातारी चूर्ण ले जाओ। ज्यादा ही पुराना दर्द है तो आप उसको कहेंगे हड्डियां कमजोर हो गई, कार्टिलेज घिस गए, तो आप उसको जो है महावात विध्वंसन रस 10 ग्राम, उसको प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, और मुक्ता शुक्ति भस्म भी 10 ग्राम दे दो। मुक्ता शुक्ति, शंख कपर्दक, ये सब जो है हड्डियों को मजबूत करते हैं। वैसे भी ये हड्डियां ही तो होती हैं। शंख किसकी हड्डी है? एक जीव है, वो मर गया तो शंख बन गया। कोड़ी क्या है? वो एक जीव है, मर गया, उसकी हड्डी है। मुक्ता शुक्ति क्या है? सीप है, उसकी ऊपर की हड्डी है, अंदर से सीप उसकी मर गई तो उसका बन गया। तो मुक्ता शुक्ति, शंख कपर्दक, ये हड्डियों के, इनमें फास्फोरस पूरा होता है, फास्फोरस इसमें पूरा होता है, तो हड्डियों की कमी को पूर्ति करते हैं। तो फिर जो कार्टिलेज घिसते हैं उसमें दो चीज, एक तो हड्डियों की कैल्शियम की कमी होती है, दूसरा प्रोटीन। तो प्रोटीन किससे? ज्यादा भी प्रोटीन, हाँ, ज्यादा प्रोटीन देने से भी फिर दर्द बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो इसलिए प्रोटीन, बैलेंस प्रोटीन, बैलेंस। ये तो उसको आपने दे दिया कि माता जी ये चंद्र प्रभावटी ले लेना, योगराज गूगल ले लेना, और शिलाजीत दे दो। शिलाजीत और हल्दी, ये हड्डियों को दूर रोगों की, इसमें एक तो नेचुरल स्टीरॉइड होता है शिलाजीत में और हल्दी में। शिलाजीत, हल्दी और गुग्गुल, ये हमने पहली बार करीब 20 साल पहले टेस्ट किया। एक आदमी ने मेरे से बोला, बाबा जी आपकी औषधियों में तो स्टीरॉइड है। मैं एकदम चौंका, भाई हमने तो स्टीरॉइड की शक्ल ही नहीं देखी। पतंजलि की औषधि, दिव्य फार्मेसी की औषधियों में, पतंजलि की औषधियों में कुछ अपनी चीजें ऐसी हैं जो पतंजलि में बनाते हैं, ज्यादातर औषधि अपनी दिव्य फार्मेसी में बनती है। तो अहमदाबाद में एक बहुत पुरानी लैब है, काफी पुरानी होगी, शायद 50-60 साल पुरानी है, उससे भी ज्यादा है, गीता लैबोरेटरीज है। तो मैं खुद उस लैब में गया, मैंने कहा भाई मेरे आंखों के सामने देखो। तो मैंने अपने आंखों के सामने देखा, गूगल टेस्ट करें तो उसमें स्टीरॉइड, महावात विध्वंसन टेस्ट करें तो उसमें स्टीरॉइड, चंद्र प्रभावटी करे तो उसमें स्टीरॉइड, शिलाजीत करे तो उसमें स्टीरॉइड, फिर मैं अपने साथ में लहसुन लेके गया था, उसमें स्टीरॉइड। अरे मैंने कहा भैया तो नेचुरल मामला है। तब मैंने पहली बार कहना शुरू किया था, उससे पहले किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था, लोग आयुर्वेद को बदनाम करते रहते थे। तो मैंने पहली बार तब कहना शुरू किया था कि हल्दी, लहसुन, और इसमें जो भी हमारे जो है पारद योग हैं, माने जो भी जो है पारद और ये जो है अपनी गंधक, पारद और गंधक के योग से, कज्जली से जो भी बनी हुई औषधि होगी उसमें स्टीरॉइड होगा। ये आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। चलो, ये एक नया विषय आ गया। जो भी कज्जली से बना हुआ होगा, जिसमें शिलाजीत, जिसमें गुग्गुल, जिसमें लहसुन, प्याज का मैंने टेस्ट नहीं किया, हो सकता है प्याज में भी होगा पक्का, इसमें स्टीरॉइड होता है। और इसीलिए, और हल्दी में तो बहुत ज्यादा होता है। ऐसी पीक आती है जो केमिकल वाला स्टीरॉइड होता है ना,
उसमें जैसी पीक आती है ना, डालते ही लैब के अंदर वैसी पीक आती है। मैं खुद रहा पूरे दिन भर लैब में, सारे दिन भर यही कर्मकांड चलता रहा। मैंने कहा देखो ये है क्या मामला, नहीं तो कल को कोई आरोप लगाए तो अपने को पता तो होना चाहिए ना। लेकिन नेचुरल स्टेरॉइड में और केमिकल से वाला जो स्टेरॉइड होता है उसमें अंतर यह होता है कि केमिकल वाला स्टेरॉइड हड्डियों को कमजोर करता है, डायबिटीज कर देता है लंबे समय तक लो तो। लेकिन ये जो नेचुरल स्टेरॉइड है ये हड्डियों को मजबूत करता है और डायबिटीज हो जाए तो उसको ठीक करता है। अच्छा, डायबिटीज क्या मीठा खाने से होती है? डायबिटीज डायबिटीज होने के बाद मीठा खाने से शुगर बढ़ती है। डायबिटीज मीठा खाने से नहीं होती ना, माने जब तक किसी को डायबिटीज नहीं है तब तक मीठा खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस। तो डायबिटीज होती किससे? डायबिटीज होती है तीखी चीजें खाने से, डायबिटीज होती है एलोपैथी की लगातार दवा खाने से, डायबिटीज होती है तनाव से। जब तनाव में रहते हैं, गुस्सा बहुत करते हैं ना, तो उससे जो शरीर के अंदर जो पॉइजन निकलता है ना, स्ट्रेस हार्मोन्स, ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव क्या हमारे शरीर में? एक तो है लीवर, एक है पेनक्रियाज, फिर उसके बाद है किडनी, फिर उसके बाद आते हैं। तो जितना भी स्ट्रेस है, तीखी चीजें हैं, एलोपैथी की दवाइयां हैं, ये सबसे ज्यादा असर किसके ऊपर करती हैं? सबसे पहले असर करती हैं एलोपैथी की दवाइयां पेनक्रियाज पर। तो आजकल जो नए लोगों को डायबिटीज हो रहा है, ना माँ को डायबिटीज, ना बापू को डायबिटीज, ना दादा दादी, 7 पीढ़ियों को डायबिटीज नहीं, और बच्चों को डायबिटीज हो रहा है। क्यों? एलोपैथी की दवा लगातार खाने से। डायबिटीज का कारण बता दे रहा हूं, बीपी, शुगर, यही तो बड़ी बीमारियां हैं। बीपी, शुगर, अर्थराइटिस, अस्थमा, वात, पित्त, कफ रोग, फिर उसके बाद में ब्लड प्रेशर, शुगर, फिर मोटापा और फिर स्ट्रेस। यही तो 7 बीमारियां बड़ी हैं। खैर, तो डायबिटीज का कारण कोई पूछे ना आपसे, डायबिटीज का क्यों हो गई मेरे को, तो बोले डायबिटीज होने के, डायबिटीज जो है कोई खान पान, सामान्य रूप से खान पान से नहीं होती है। डायबिटीज का जो बड़ा कारण है वो है एलोपैथी की दवाइयां। डायबिटीज का बड़ा कारण है स्ट्रेस और गुस्सा, रिएक्शन। ये जो बहुत गुस्सा करते हैं ना, बात बात में झड़प रहती है, तो ज्यादा गुस्सा करने से, ज्यादा तनाव में रहने से, एलोपैथी की दवाइयां खाने से, और ज्यादा तीखी चीजें खाने से। लोग मीठी चीजें खाने से कहते हैं, मीठी चीज खाने से शुगर नहीं होती, तीखी चीज खाने से शुगर होती है। जो बहुत ज्यादा एसिडिक चीजें खाते हैं, बहुत ज्यादा तीखी चीजें खाते हैं, तीखी चीजें जो हमारे सबसे पहले पेनक्रियाज पर, उसके बाद हमारे लीवर पर, उसके बाद हमारी आंतों पर, फिर किडनी पर, और फिर स्किन आदि चीजों पर असर करती हैं तीखी चीजें। खैर, तो मैं जोड़ों के दर्द के लिए आपको दवाई बता रहा था, फिर एक के बाद दूसरी चीजें सहयोगी भी साथ साथ में बता दे रहा हूं। तो ब्लड प्रेशर के लिए तो आपको मुक्तावटी और वो बता ही चुके हैं, क्या नाम है, लौकी का जूस और अनुलोम विलोम आदि प्राणायाम, पानी का की मात्रा पूरी सेवन करना। शुगर के लिए मधुनाशिनी और खीरा, करेला, टमाटर आदि का जूस, और बाकी प्राणायाम, कपालभाति, मंडूकासन, और मोटापा के लिए अभी बताएंगे। तो अर्थराइटिस के लिए हमारा चल रहा था, तो अर्थराइटिस के लिए औषधियों में, अब गोडों में दर्द हो रहा, मैं कह रहा था बुढ़िया माता आई तो आपने उसको चंद्र प्रभावटी बताई और योगराज गुगुल दे दिया, और साथ में जो है ज्यादा ही दर्द था तो आपने शिलाजीत दे दिया। शिलाजीत रसायन सबसे अच्छा है। शिलाजीत रसायन दे सकते हैं, अश्वशिला भी दे सकते हैं। अश्वशिला जो है हड्डियों को, मैं एक तो कह रहा था हड्डियों में दर्द होता है, एक होता है मसल्स में दर्द, एक होता है नस नाड़ियों में दर्द। ये 3 ही तरह के दर्द ज्यादा होते हैं। अब 80 प्रकार की बात रोको, उस तरह से नहीं समझोगे, मैं आपको सामान्य रूप से समझा रहा हूं। तो इसमें ये 2 ओझे, आपने उसको कहा कि माता जी कपाल भाती करना वो कहेगी बाप बेटा दर्द तो मेरे गोड्डे में, तो कपाल भाती मेरे पेट में थोड़ी गड़बड़ है। तो पेट में तो गड़बड़ नहीं, लेकिन आपके गोड्डा घिसा है, तो इसमें क्या चाहिए? एक तो कार्टिलेज बनने चाहिए। तो कार्टिलेज किससे बनेंगे? प्रोटीन से। हड्डी किससे मजबूत होगी? कैल्शियम से। खून भी कम हो जाता है ज्यादातर आर्थराइटिस के पेशेंट्स को, आप देखें। 2 लोगों को हीमोग्लोबिन बहुत डाउन जाता है,
एक तो किडनी के पेशेंट का और दूसरा आर्थराइटिस के पेशेंट का। तो उसको बोलो माता जी खून का दौरा अच्छा होगा कपालभाति करेगी तो। दूसरा, कपालभाति करने से प्रोटीन और कैल्शियम ये पूरा मिलना चाहिए। प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन ये तीनों पूरे मिलेंगे तो आपका कार्टिलेज पूरा बन जाएगा। तो घिसे हुए कार्टिलेज दोबारा आ जाते हैं। अभी मैं अमेरिका गया तो अनिमेश गोयनका जी, उनकी जो पत्नी है अनुपमा, तो जो है बोली बाबा जी मेरी मां की उम्र 80 साल के आसपास हो गई, चलना फिरना मुश्किल था, डॉक्टर ने बोल दिया था घुटने चेंज कर दो। बोले मां को आपके ऊपर बड़ा फेत था, आप ये साधारण जो औषधियां बताते हैं वो सेवन की, वातारी चूर्ण ले लिया, चंद्र प्रभावटी ले ली, और ऐसे ही योगराज, गुग्गुल आदि, शिलाजीत, रसायन आदि ले लिया, और एलोवेरा जूस पीती रही, लगातार कपालभाति करती रही। और करीब 1 साल के बाद में जब दोबारा डॉक्टर के पास गई तो सारे टेस्ट किए तो बोले माता जी तो दोबारा तेरे सारे टेस्ट ऐसे आ रहे जैसे 18 साल की लड़की के आते हैं। ये है प्राणायाम का फायदा। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, बॉडी के टेस्ट हम जब कराते हैं तो क्या उसमें पता लगता है कि हमारे जो है कैल्शियम हमारे शरीर में पूरा है कि नहीं है, आयरन बॉडी में पूरा है कि नहीं है, सारे जो है ग्लूकोज की मात्रा कैसी है, हीमोग्लोबिन कैसे है, टीएलसी, डीएलसी, डब्ल्यूबीसी कैसे हैं, प्लेटलेट्स कैसे हैं, और आपका जो है ये कोलेस्ट्रॉल कैसा है, फिर ये क्रेटिनिन लेवल कैसा है। क्रेटिनिन लेवल कपालभाति से, अब मैं कह रहा था ना क्योर करते हैं हम। क्रेटिनिन लेवल जिनका 4-6 तक बढ़ा हुआ होता है तो उनको तो बोलते हैं हम 100% ठीक कर देते हैं। उसको वृक्क दोष क्वाद देते हैं, सर्कल क्वाद देते हैं, चंद्र प्रभावटी देते हैं, पुनर्नवादी मंडूर देते हैं, गोक्षरादि गुग्गुल दे देते हैं। गोक्षरादि गुग्गुल, चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवादी मंडूर दे दिया, सर्वकल्प क्वाथ और वृक्क दोष क्वाद दे दिया, कपालभाति करवा दिया। ये 0.5 से लेकर के 1.5 रहना चाहिए। एक तक होता है तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे हमने तो अपना देखा 0.5 रहता है हमारा क्रिएटिनिन लेवल। अब क्रिएटिनिन लेवल कपालभाति से क्योर हो जाता है। क्योर होने का मतलब वो 4-5 भी बढ़ गया तो वापस 1-1.5 पर आ जाता है। 1-1.5 तक रहे तो दिक्कत नहीं, 1-1.5 से ज्यादा बढ़ गया तो फिर किडनी खराब होनी शुरू हो जाती है, किडनी डैमेज होनी शुरू हो जाती है, फिर आर्टिफिशियली ब्लड को प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है। तो मैंने बताया हड्डी कमजोर है, घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो क्या कराना? कपालभाति। कपालभाति से क्या होगा? घिसे हुए कार्टिलेज वापस बनने लगेंगे। प्रोटीन से बनते हैं। तो अच्छा, तो इसलिए क्या क्या पिलाना? हम आयुर्वेद में जो भी जोड़ों के दर्द की दवाई देते हैं किसके साथ देते हैं? दूध के साथ देते हैं। दूध में क्या होता है? प्रोटीन। दूध में क्या होता है? कैल्शियम। दूध में जितने भी जो है न्यूट्रिएंट्स सही हैं वो पूरे होते हैं, इसलिए दूध के साथ गोली देते हैं हम लोग कि दूध के साथ चंद्र प्रभावटी लेना, दूध के साथ हल्दी लेना, दूध के साथ शिलाजीत लेना, दूध के साथ ये गुग्गल लेना, ये इसलिए देते हैं। तो दूध पिलाओ, कपालभाति कराओ तो घिसे हुए कार्टिलेज वापस आ जाएंगे। ये है फायदा ऐसा। तो अब ये अर्थराइटिस की करीब करीब जो है अस्थि शिशिरता, अर्दित, आमवात, गठिया, किसी भी तरह से पक्षाघात, असाध्य पक्षाघात। पक्षाघात में चंद्र प्रभावटी, त्रयोदशांग गुग्गुल, शिलाजीत, रसायन, ये 3 चीजें तो देते ही देते हैं हम। अश्वशिला देते हैं बल्कि उसमें, क्योंकि जब पक्षाघात हो जाता है ना तो ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छा होना चाहिए और मसल्स को, नस नाड़ियों को ताकत भी मिलनी चाहिए। तो अश्वगंधा से मिल जाती है। तो अश्वशिला, चंद्रप्रभा, त्रयोदशांग। और खाली पेट उसको मेधावटी भी देते क्योंकि उसके मस्तिष्क की नस नाड़ियों पर असर पड़ जाता है। तो मेधावटी, मेधावटी से
मस्तिष्क की नस नाड़ियों को ताकत मिल जाएगी। जब भी पक्षाघात होता है तो कोई क्लोट जमता है और उससे अंदर नस नाड़ियां कमजोर पड़ जाती हैं। आजकल स्टेम सेल थेरेपी होती है, होने लग गई है। तो कपालभाति और अनुलोम विलोम से एक्स्ट्रा स्टेम सेल्स जनरेट हो जाते हैं हमारे, अब अपने आप पैदा हो जाते हैं, एक्स्ट्रा स्टेम सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो डीजनरेट हुए सेल्स को रीजनरेट कर देते हैं। इसलिए कपालभाति के साथ, कपालभाति सामान्य वात रोगों में नाड़ीगत और स्नायुगत वात और जब पैरालिसिस जैसा हो जाता है, अर्धित लकवा जैसा हो जाता है, ऐसी अवस्था में अनुलोम विलोम भी जरूरी है, जो नस नाड़ियों को और जो स्नायुओं को ठीक करता है। ये तो हो गई आपकी वात रोगों की चिकित्सा, मैंने विस्तार से बता दिया है। गाउट भी है तो भी, ऑस्टियोपेनिया तो भी, अर्थराइटिस है तो भी, किसी भी प्रकार का वात से संबंधित रोग है उसको मूल रूप से बता दिया। अब दर्दों में हल्दी मेथी सौंठ घरेलू उपचार सबको पता ही है। हल्दी मेथी सौंठ, कोई कहे जी कौन चूर्ण बनाएगा, तो उसको वातारी चूर्ण ही दे दो ना, सबसे अच्छा अपना, बहुत सस्ता सा चूर्ण है वातारी चूर्ण, ये बहुत ही अच्छा चूर्ण है। वातारी चूर्ण जो है, इससे बढ़िया वात रोगों के लिए औषधि नहीं है। मैं आपको एक बात, साधारण बात बताता हूं, कोई गरीब आदमी आए तो उसको कोई महंगी दवाई मत लिखना। ये जो वातारी चूर्ण है, इसमें सारी औषधियां हैं जो भी वात रोगों के लिए उपयुक्त है। ये वातारी चूर्ण, मैं कहूंगा 90% रोग तो इसी से दूर हो जाएगा। और गांव के आदमी को तो कोई महंगी दवाई लिखना ही मत। मैंने लाखों लोगों का अर्थराइटिस खाली वातारी चूर्ण से ठीक किया है, ये इतना जबरदस्त है। तो इसके अंदर कुटकी भी है, इसके अंदर मेथी भी है, इसके अंदर जो है सौंठ भी है, इसके अंदर विधारा भी है, जो वात रोगों के लिए। अब हल्दी मेथी सौंठ ये घरेलू। अश्वगंधा, अश्वगंधा बहुत अच्छी होती है, जिनकी हड्डियों की कमजोरी, स्नायुगत वात, अस्थिगत वात, अस्थिगत वात, स्नायुगत वात, नाड़ीगत वात, सभी में ही अश्वगंधा बहुत अच्छा फायदा करती है। कोई भी, अब जैसे आपने देखा कि कई प्रकार की औषधि आपने प्रयोग कर ली, तो और किसी किसी को ना अर्थराइटिस के कारण से शरीर भी बहुत दुर्बल हो जाता है, तो अश्वगंधा उसको भी ठीक कर देता है। शतावर जो है वो हमने देखा है, ये जो गाउट होता है इसमें लाभ करता है शतावर। और एक होती है, हम लोग कम प्रयोग करते हैं, यूनानी वाले बहुत प्रयोग करते हैं, सुरंजान मीठी। सुरंजान मीठी, मीठी सुरंजान, ये सिंघाड़े जैसी होती है देखने में, सिंघाड़े जैसे इसके होते हैं, फल जैसे होते हैं। इसको पाउडर करके खिलाते हैं। ये ज्यादा खाने से तो नुकसान करती है, जैसे कुछ चीजें ज्यादा मात्रा में नहीं ली जाती, जैसे इंद्रायण की जड़, जैसे कुचला, जैसे वत्सनाभ, जैसे कुटकी, और वैसे ही सुरंजान। सुरंजान से तो एलोपैथी में अभी पेन किलर्स बन रहे हैं ना, जो एलोपैथी में, उसमें जो अर्थराइटिस के लिए बहुत हाई पावर की दवाइयां बनती है, तो उसमें सुरंजान का ही एक्सट्रैक्ट आदि निकाल करके बनाते हैं। सुरंजान दर्द के लिए सबसे बेहतर है, लेकिन इसकी मात्रा 1 ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 ग्राम तो बहुत हो गई, इससे ज्यादा ये फिर जो है ये हानिकारक हो जाता है। सुरंजान, ये सुरंजान जो है ना, ये इतनी अच्छी चीज है, इसको भी हम सुरंजान पाउडर उपलब्ध करवाएंगे। मीठी सुरंजान, मीठी सुरंजान ये इतनी अच्छी चीज है, और ये
मीठी सुरंजान किसी को किसी भी दर्द में किसी भी चीज से फायदा नहीं हो रहा हो तो उसको सुरंजान दे दो। पेन किलर की बात कर रहा हूं मैं, आयुर्वेदिक पेन किलर। तो मैंने कहा एक तो देखो ऐसे पेन किलर, एलोपैथी वाले तो पेन किलर में और आयुर्वेद वाले में अंतर है। जिन कारणों से पेन होता है तो हम यूरिक एसिड को कम करते हैं, ईएसआर को कम करते हैं, आर्थराइटिस को, आर इफेक्ट को कम करते हैं, एएसओ को नॉर्मलाइज करते हैं, तो दर्द दूर करते हैं। और वो कैसे दर्द दूर करते हैं? जो दर्द को अनुभव करने वाले एंजाइम्स हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो वो पेन किलर तो एक तरह से जो है बेहोशी वाला काम हो गया, शून्यता वाला काम हो गया। दर्द तो है अंदर, इन्फेक्शन तो है, दर्द अपने आप में कोई दवाई नहीं है। दर्द एक इंडिकेशन है कि अंदर आपको कोई इन्फेक्शन है। ये तो यहां दर्द है तो इसका मतलब आपका कार्टिलेज घिस रहा है, आपका आर इफेक्ट बढ़ गया है, आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है, उसको ठीक कर लो। दांत में दर्द है तो आपके दांत के अंदर की हड्डी गल गई है, उसको ठीक कर लो। कहीं पर भी दर्द है, कहीं अंदर मसल में दर्द है तो आपके मसल्स को अंदर से कोई चोट चाट लगी, उसको ठीक कर लो। दर्द एक इंडिकेटर होता है। लेकिन ये जो दर्द दूर होते हैं, मैंने कहा सुरंजान मीठी सबसे अच्छा पेन किलर है, शिलाजीत सबसे अच्छा पेन किलर है। शिलाजीत से पेन दूर होता है, अर्थात ये पेन किलर है आयुर्वेद के। सामान्य दर्द, अब जैसे आपके मसल्स पेन कर रहे हैं तो क्या देंगे? मांसपेशियों में दर्द है, हड्डियों में दर्द नहीं, अर्थराइटिस नहीं, आपने ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, थक गए, चोट लग गई की ऐसी किसी चीज से। अब यहां जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे कोई चोट लग जाए मेरे शरीर में तो क्या करेंगे? दूध में क्या पिलाते हैं? हल्दी। दूध में हल्दी दे दो और शिलाजीत दे दो, तो किसी भी तरह का पेन है, या अश्वगंधा दे दो या सुरंजान दे दो। अश्वगंधा, सुरंजान ये आपके नेचुरल स्टीराइड है। और फिर इसमें एक और होता है स्टीराइड, मतलब एक तरह से पेन किलर सबसे अच्छा होता है कुचला। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। हमारे एक वैद्य जी हैं, वो बहुत प्रयोग करते हैं यवक्षार। यदि बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़े हुए तो यवक्षार देने से एकदम से वो टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, तो भी दूर हो जाता है पेन। खैर, कुचले की औषधि हम बनाते हैं विषतिंदुक वटी। अकेला कुचला तो देते नहीं। विषतिंदुक वटी एक तो दर्दों में लगभग दर्द दूर हो जाते हैं विषतिंदुक वटी से। विषतिंदुक वटी, अब इसके ऊपर आगे हम रिसर्च करेंगे कि विषतिंदुक वटी ईएसआर पर, यूरिक एसिड पर, आरए फैक्टर पर, एएसओ पर जिन कारणों से दर्द होता है उन कारणों में से किसके ऊपर सबसे ज्यादा काम करता है। लेकिन इतना जरूर है कि कुचला जो है एक तो कमजोरी को दूर करता है, इसलिए जितने भी आयुर्वेद में ताकत की औषधियों के नाम पर, जो शक्तिवर्धक औषधियों के नाम पर कुचले को बहुत प्रशस्त माना गया है। और कितनी मात्रा में? ऐसे ही जो है मूंग की दाल से भी कम इतना कुचला का प्रयोग किया जाता है। तो शक्ति के रूप में औषधि के तौर पर तो इसका कुचले का छिलका उतारा जाता है, उसके अंदर एक जीभ भी सी होती है, उसको निकाला जाता है, वो तो हम करते हैं शोधन। गोमूत्र में इसको भिगोया जाता है, पहले शोधन किया जाता है, कुचले का शोधन करते हैं। जो ये जो हम बाकुची चूर्ण का प्रयोग करते हैं, तो बाकुची को भी पहले गोमूत्र में भिगोते हैं, बदल के। आज भिगोई, फिर गोमूत्र चेंज कर दिया, फिर कम से कम 3 बार तो उसको गोमूत्र में भिगोते हैं, तब जाकर के फिर वो अर्थ जो है उसके लिए, क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो सबसे अच्छा पेन किलर है कुचला। तो कुचला और भी 2-3 फायदे करता है। एक तो जिनको बार बार पेशाब होता है, जैसे ये जो जिनका प्रोस्टेट बढ़ जाता है, उनको चंद्रप्रभा वटी और विषतिंदुक वटी ये दोनों दे दो। चंद्रप्रभा, विषतिंदुक और गोक्षरादि गुगुल, ये तीनों औषधि देने पर प्रोस्टेट ठीक हो जाता है।
तो ये आपको ना ये चीजें अनुभव से आती हैं। और कपालभाति प्राणायाम करा दो तो बढ़ा हुआ प्रोस्टेट भी, प्रोस्टेट का आकार होता है करीब 20 ग्राम का, और वो हो जाता है लोगों का 60, 100, 120 ग्राम तक। अब लौकी का जूस पिला दिया, हमने ये प्रयोग किया है, लौकी का जूस पिलाया, प्रोस्टेट नहीं तो पीएस से बढ़ जाता है, और वो पीएस से बढ़ा और 10 से ऊपर गया, 20 तक पहुंच जाता है, 30 तक पहुंच जाता है लोगों का, फिर कैंसर हो जाता है, प्रोस्टेट कैंसर। पीएस से लेवल नहीं बढ़ना चाहिए। माताओं बहनों को यूट्रस का कैंसर, पुरुषों को प्रोस्टेट का कैंसर, और उससे बचने का एक उपाय कपालभाति प्राणायाम दोनों के लिए। तो कुचला ये पेन किलर है बहुत अच्छा, और कुचला ये मूत्र रोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, और कुचला जो है ये धातु रोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। खैर, अब आपको मैं इसलिए ये बातें बता रहा हूं क्योंकि आपके सामने ऐसे रोगी आएंगे जिनको ये बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, परेशान है घूम घूम। तो मैं कह रहा था क्योर करने वाली जो बात है, मैं क्योर करने वाली 8-10 बड़ी बातें बताता हूं। हम आर्थराइटिस को क्योर कर देते हैं, इसका मतलब आरए फैक्टर नॉर्मल आ जाता है, यूरिक एसिड नॉर्मल आ जाता है, ईएसआर नॉर्मल आ जाता है, ईएसओ नॉर्मल आ जाता है, और जो उसके लक्षण है वो भी नॉर्मल आ जाते हैं, और उसके कारण से जो शरीर में टेढ़ा मेढ़ापन आया था वो भी नॉर्मल आ जाता है। तो लाक्षणिक तौर पर माने आप लैब में टेस्ट कराएंगे तो भी अर्थराइटिस क्योर हो गया, शरीर में देखेंगे तो भी अर्थराइटिस क्योर हो गया। अब अस्थमा को हम क्योर करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो मैंने आपको अर्थराइटिस का बताया, उसमें ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन सब नॉर्मल आ गया, ये तो अर्थराइटिस क्योर होना। अस्थमा क्योर होने का मतलब क्या हुआ? अस्थमा क्योर होने का मतलब है उसका लंग की कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, लंग फंक्शन ठीक कर देते हैं। पीएफटी टेस्ट करते हैं तो फिर नॉर्मली मिलेगा। अब उसमें तो यही टेस्ट करते हैं, उसमें कोई दूसरा थोड़ी होता है, वो टीबी आदि तो दूसरी चीजें होती है। वैसे आप नॉर्मल टेस्ट करोगे तो फेफड़ा नॉर्मल है, और उसमें हाँ वो जो है लंग फाइब्रोसिस में जो है फेफड़ों के लंग की स्थिति चेंज हो जाती है, तो वो भी प्राणायाम से अच्छी हो जाती है। तो हम अस्थमा को क्योर करते हैं, इसका मतलब लंग की कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। उसमें दूध में हल्दी देते हैं, शिलाजीत देते हैं, और जो औषधियां बताई थी वो सब प्रयोग करते हैं। हम अर्थराइटिस को क्योर करते हैं, हम अस्थमा को क्योर करते हैं, क्योरिंग वाली जो बात है। हम एसिडिटी को क्योर कर देते हैं, हम जो है स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, इसके फंक्शन को अच्छा कर देते हैं। तो किसको क्योर करते हैं? एसिडिटी। एसिडिटी कब क्योर होगी? जब आपका लीवर का फंक्शन, इंटेस्टाइन का फंक्शन, स्टमक का फंक्शन, गॉल ब्लैडर का फंक्शन अच्छा हो जाएगा, तो हम एसिडिटी को क्योर करते हैं। अर्थराइटिस, एसिडिटी, अस्थमा, इसको हम क्योर करते हैं। फिर ब्लड प्रेशर को क्योर करते हैं। ब्लड प्रेशर कब क्योर होगा? जबकि आपका ब्रेन और नर्वस सिस्टम एकदम नॉर्मलाइज होगा, स्ट्रेस आपका दूर होगा। ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर होने के कारण क्या है? ब्लड प्रेशर का एक कारण है किडनी। किडनी का फंक्शन अच्छा नहीं होगा तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन गड़बड़ होता है। ब्लड प्रेशर का एक कारण है किडनी का फंक्शन। ब्लड प्रेशर का दूसरा कारण है थायराइड। ब्लड प्रेशर का तीसरा कारण है हार्ट की प्रॉब्लम और कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ना। तो हम प्राणायाम से और आयुर्वेद की जो औषधि देते हैं मुक्तावटी, उससे हम किडनी का फंक्शन अच्छा करते हैं, हम हार्ट का फंक्शन अच्छा करते हैं, थायराइड का फंक्शन अच्छा करते हैं, नर्वस सिस्टम को अच्छा करते हैं, स्ट्रेस लेवल को बैलेंस करते हैं। तो हम बीपी को क्योर कर देते हैं। ये है क्योर। क्यों आप कहते हैं क्योर करते हैं? तो क्योर, जिन कारणों से वो रोग हो रहा है उन कारणों का निवारण करते हैं। इसको कहते हैं रोग को निर्मूल करना, उन्मूलन करना। जिन कारणों से रोग हो रहा था उन कारणों को खत्म कर दिया। कारण कार्य सिद्धांत से तो सारी सृष्टि चल रही है। जब कारण होता है तो कार्य होगा ही होगा। जब बीज होता है तो उससे वृक्ष होने की, पैदा होने की संभावना बनी रहेगी। जब तक ये कारण रहेंगे तब तक तो रोग रहेगा ही। ऐसे ही हम डायबिटीज को भी क्योर कर देते हैं। डायबिटीज के अंदर कैसे क्योरिंग प्रोसेस होता है? पेन क्रियाज के जो बीटा सेल्स डीजनरेट हो गए थे उनको हम कपालभाति, अनुलोम विलोम करा करके और औषधि दे करके रीजनरेट कर देते हैं। ये है डायबिटीज का क्योर होना। फिर हम उसको थायराइड को क्योर कर देते हैं, कपालभाति कराते हैं, उज्जाई कराते हैं।
कपालभाति, उज्जाई, ये ग्रीवासन, ये सिंहासन, और थोड़ा हो जाए तो थोड़ा उष्ट्रासन आदि कर लेना, ना हो तो कोई बात नहीं। ये एक्यूप्रेशर, कपालभाति, उज्जाई, ग्रीवासन, सिंहासन और ये एक्यूप्रेशर, ये 5 चीजें हैं। ये 5 चीजें करने से थायराइड क्योर हो जाता है, अर्थात T3 T4 TSH का बैलेंस हो जाता है, तो थायराइड क्योर हो जाता है। ये है। तो आपको जितने भी योग के विद्यार्थी हैं उनको भी बॉडी का, एनाटॉमी का, फिजियोलॉजी का, पूरा जो हमारा शरीर विज्ञान है इसका नॉलेज होना चाहिए। योग के विद्यार्थियों को यदि एनाटॉमी का, फिजियोलॉजी का, मेडिकल साइंस का सामान्य बोध नहीं होगा तो वो योग के फायदों को अच्छे तरह से नहीं बता सकते, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। अब देखो, हम थायराइड, एक तो ये मैंने बताया, इनसे ठीक करते हैं। अब जैसे कोई छोटे बच्चों को थायराइड हो गया तो उसको तो हम सर्वांगासन कराएंगे सीधा। सर्वांगासन से सीधा जो है हमारा थायराइड ठीक हो गया, थायराइड और पैराथायराइड। और एक हार्मोन ब्रेन से निकलता है, उसको थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन बोलते हैं, TSH। वो TSH यहां से निकलता है दिमाग से। तो हम सर्वांगासन कराते हैं बच्चों को, हलासन कराते हैं बच्चों को, और बाकी प्राणायाम करवा देंगे बिना किसी औषधि के। अच्छा, आज तक आयुर्वेद में, आप में तो ज्यादातर तो नए वैद्य हैं, हमारे 2-4 पुराने भी वैद्य हैं, 30-40 साल पुराने भी हैं। हाँ जी, पुराने वैद्य जी, कभी थायराइड की दवाई लेने के लिए वैद्य के पास कोई रोगी आता था आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले? 20 साल पहले वैद्य जी के पास में कोई थायराइड की दवाई लेने जाता ही नहीं था। क्यों? वो कहता था इनके ये तो एलोपैथी में दवाई है, एल्ट्रोक्सिन आदि लो और जब तक जी हो तब तक खाओ। वैद्य जी के पास कोई थायराइड को ठीक करने की दवाई होती ही नहीं थी, इसलिए वैद्य जी को भी थायराइड हो जाता तो अल्ट्रोक्सिन ठोकता था। वैद्य को भी थायराइड की प्रॉब्लम हो जाए तो खुद वैद्य एलोपैथी की दवाई खाता था। देखो, अब मैं थोड़ा आपका माइंड सेट चेंज करता हूं। आज मैं अभी और बताऊंगा उपचार, तो मोटापा का भी उपचार बताना, सबसे मोटी बीमारी है और इसके साथ साथ हाँ, कमजोरी का भी बताएंगे। हाँ, ये बड़े परेशान रहते कम वजन वाले, बोले बाबा जी आप हमेशा जो है ना मोटे मोटों को देखते हो, हम पतले पतले भी इधर उधर 6 छार में घुसे रहते हैं, हमको भी तो देख लिया करो तो खैर, पतंजलि योगपीठ ने क्या किया आयुर्वेद के क्षेत्र में? पतंजलि योगपीठ ने यह किया, पहले आयुर्वेद में खाली दवाई लेने आते थे, वैद्य जी कब्ज हो गई छोड़ दे दो, पक्की बात है, कब्ज के लिए एलोपैथी में नहीं जाते थे। वैद्य जी सर्दी जुकाम हो गया, सर्दी जुकाम हो जाए तो त्रिकुटा चूर्ण दे देता था, कब्ज हो जाए तो वैद्य जी त्रिफला चूर्ण दे देता था, सामान्य बुखार हो जाए तो अल्ट्रोक्सिन और पैरासीटामोल ही लेता था। वो हर आदमी को ये, जैसे त्रिफला, त्रिकुटा आदि 2-3 औषधियां आयुर्वेद की सब लोगों को पता है, ऐसे पैरासीटामोल, क्रोसिन आदि हर आदमी को पता है। बुखार हो जाए तो वैद्य जी के पास जाते ही नहीं थे। पुराना बुखार हो जाए, जब किसी दवा से टूटे नहीं और बुखार लंबा चल जाए तो वैद्य जी के पास जाता था। किसी को बहुत ज्यादा अस्थमा हो जाए तो वैद्य जी के पास जाता था। बहुत ज्यादा जोड़ों में दर्द हो तो, या बहुत ज्यादा लीवर खराब हो गया हो, पेट बहुत ज्यादा खराब हो गया हो, ऐसे 8-10 बीमारियों के लिए वैद्य जी के पास जाते थे। तो किस बीमारी के लिए? शुगर के लिए वैद्य जी के पास ना के बराबर जाते थे। वही एलोपैथी के इंसुलिन, एलोपैथी की दवाइयां। क्यों? वो तुरंत कंट्रोल होता ही नहीं था कि पहले ही दिन से शुगर कंट्रोल हो जाए। वैद्य जी के पास कोई दवाई नहीं थी। पहले ही दिन से ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए, ऐसे वैद्य जी के पास कोई दवाई नहीं थी। तो शुगर का पेशेंट, ब्लड प्रेशर का पेशेंट वैद्य जी के पास नहीं जाता था। हार्ट का जब एडवांस स्टेज हो तो वैद्य जी के पास जाता ही नहीं। तो बोले वैद्य जी के पास जब तक जाएंगे हो सकता है तब तक तो अपना राम नाम सती हो जाए। वैद्य जी के पास गए, वैद्य ने दवाई दी और उसके बाद पता नहीं आगे क्या होगा। इसका भाई कोई भविष्य तो है नहीं, इसमें दिखता तो है नहीं। और डॉक्टर के पास जाए तो तुरंत लेटा करके एंजियोग्राफी करा करके
और बोलता था या तो एंजियोप्लास्टी कराओ या बाईपास कराओ, नहीं तो घर तक भी जाओगे तो कोई भरोसा नहीं है, कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो इतना डरा देते हैं आदमी वो टेबल से उठता ही नहीं, उसके वहीं प्राण से निकलने लगते हैं। इसलिए वो ऑपरेशन किए बिना 99% लोगों को बाहर छोड़ते ही नहीं। हार्ट का जिसका एंजियोग्राफी हो गया 99% लोगों को वहीं काट देते हैं। तो बीच में करीब 20 साल पहले की बात बता रहा हूं, ये 15 साल 20 साल पहले ऐसी घटना शुरू हुई, वो जिसका भी एंजियोग्राफी करे बोले 80% 90% ब्लॉक है, जब भाग भाग के निकलने लगे, बोले बाबा के पास जाएंगे, बाबा के पास जाएंगे। तो ये पहली बार हुआ कि बाबा जी कहते हैं लौकी का जूस पियो, प्राणायाम करो, हृदयामृत लो, अर्जुन की छाल लो, तुम्हारे ब्लॉकेज भी ठीक हो जाएंगे। तो पहली बार लोगों को एक कॉन्फिडेंस आया कि हार्ट की चिकित्सा आयुर्वेद में कराने लगे। नहीं तो पहले वैद्य जी को भी यदि वो 80% 90% ब्लॉकेज आए तो वो डॉक्टर वही काम कर देता था, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी बाईपास बस। तो हार्ट के पेशेंट आयुर्वेद के वैद्यों के पास नहीं आते थे, डायबिटीज के पेशेंट, ब्लड प्रेशर के पेशेंट, पैरालिसिस के पेशेंट पुराने तो आ जाते थे, नए नहीं आते थे। जब एलोपैथी में धक्के धुक्के खा करके जब ठीक नहीं होते थे तब वैद्य जी के पास जाते थे। आज पहले जैसे ही उसको पैरालिसिस होता है वो एलोपैथिक में नहीं जाता, उसको पता है वहां कोई इलाज ही नहीं है, और ये सच्ची बात है। एलोपैथी में पैरालिसिस का इलाज ही नहीं है, और मैं कहता हूं 7 दिन में हम पैरालिसिस ठीक करते हैं, केवल 7 दिन के अंदर। और कोई दवाई मत करो, कोई हमारी दवाई लेने की जरूरत ना, मेधावटी लो, न चंद्रप्रभावटी लो, न त्रोदशांग गुग्गल लो, न अश्वशिला, न एकांग वीर रस। हम कहते हैं एकांग वीर रस, रसराज रस, ये जो मैं बता रहा था ना आपको औषधियां, प्रवाल मोती आदि के तो लाभ बता दिए थे। जो योगेंद्र रस है वो हमारे मस्तिष्क और ब्रेन सिस्टम को दोनों को अच्छा करता है, और रसराज रस जो है वो नसगत नाड़ीगत जो वात होता है उसको ठीक करता है। तो केवल स्नायुगत वात हो या नाड़ीगत वात हो तो रसराज रस, और वो मस्तिष्क पर भी उसका प्रभाव हो गया हो, नाड़ियों नस नाड़ियों के अलावा, नाड़ीगत और स्नायुगत वात के अलावा उसका असर यदि मस्तिष्क पर भी हो गया तो योगेंद्र रस। तो योगेंद्र रस, रसराज रस, एकांग वीर रस, ये सब औषधि हम देते हैं जो है किसमें, पैरालिसिस में। और अश्वशिला, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी किसी किसी का बढ़ा हुआ होता है, इसलिए ध्यान से देते हैं, मतलब जितना आवश्यक। अश्वशिला, चंद्र प्रभावटी, त्रयोदशांग गुग्गुल दे दिया, और खाली पेट उसको मुक्तावटी या मेधावटी भी साथ में दे दी। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो कई बार क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है पैरालिसिस होने के पहले भी, पैरालिसिस होने के बाद भी, किसी किसी का बाद में भी बना रहता है, तो उसको मुक्तावटी या जब मेधावटी भी साथ में देनी पड़ेगी। खैर, तो मैं कहता हूं ये कोई औषधि लेने की आवश्यकता नहीं, खाली अनुलोम विलोम प्राणायाम आधा घंटा 1 घंटा कराओ, और 7 दिन में पैरालिसिस का पेशेंट 100% अच्छा हो जाता है बिना किसी आयुर्वेद की दवा के, खाली अनुलोम विलोम प्राणायाम से, अनुलोम विलोम प्राणायाम से। ये इतना जबरदस्त लाभ है इसका, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना तो पड़ेगा, और खुद ना कर पाए तो उसके रिश्तेदार करवा दें, उसके घर वाले करवा दें, उसको ऐसे ही 5 सेकंड तक एक बार ऐसे हाथ रखें, 5 सेकंड बाद फिर ऐसे चेंज कर दें।